ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज हम रिप्रोडक्शन इन हिरुडिनेरिया यानी जोंक में जनन किस प्रकार होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन। तो आज अपन इसके अंतर्गत बात करेंगे तो इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर कल्पल्सन एंड फर्टिलाइजेशन और फिर कोकून फॉर्मेशन। इन 4 टॉपिकों के अंतर्गत आज अपन चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले कि हिरुडिनेरिया का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है इसके बारे में। तो इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले एक चीज पर अपन चर्चा कर लेते हैं पहले। तो हिरुडिनेरिया, जिसको अपन साधारण भाषा में कहते हैं जोंक, एक उभयलिंगी प्राणी है। इसमें नर व मादा दोनों जनन तंत्र एक ही प्राणी में मिलते हैं। फिर भी इसमें क्या होता है, स्वनिषेचन न होकर क्या होता है, पर निषेचन होता है। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखने वाली बात। अब शुरुआत करते हैं अपन इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत अपन फॉलोइंग ऑर्गन्स जो आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन वर्षण कोश या टेस्टी सेक। हिरुडिनेरिया में प्राय 11 जोड़ी टेस्टी सेक पाए जाते हैं। कितने? 11 जोड़ी। और ये टोटल यहां से लेकर यहां तक दोनों तरफ मिलकर कितने, 12वें खंड से लेकर 22वें खंड तक। कहां से? 12वें से 22वें खंड तक। ठीक है, ये आहार नाल के नीचे तथा वेंट्रल नर्व कोड के दोनों तरफ स्थित होते हैं। और टेस्टी सेक वास्तव में मुख्य सीलोम का एक अलग हुआ या उससे अलग हुआ भाग है। ये सीलोमिक एपिथेलियम द्वारा आश्रित होता है और इसकी भित्ति से स्पर्म जनक कोशिकाएं यानी स्पर्मेटोगोनिया का मुकुलन द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन वासा इफ्रेंसिया यानी शुक्र वाहिकाएं। प्रत्येक टेस्टी सेक की बाहरी सतह से एक सक्रिय पतली लहरदार वाहिका निकलती है। ये किस में जाके खुलती है? वास डिफरेनस में जाके खुलती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली, ये क्या है? वास डिफरेनस। ये आपको दिख रही है। और ये किस में जाके खुलती है? वास डिफरेनस में, सॉरी, वास इफ्रेंसिया किस में जाके खुलती है? वास डिफरेनस में। इसे वासा इफ्रेंसिया कहा जाता है। ये वासा इफ्रेंसिया टेस्टी सेक से परिपक्व स्पर्म को वास डिफरेनस में छोड़ती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। आगे अपन बात करते हैं वास डिफरेनस। एक जोड़ी पतली अनुदैर्घ्य वाहिनियां होती है। प्रत्येक खंड से में इनमें वास डिफरेंसिया आकर खुलती है। ये 22वें खंड से 11वें खंड तक पहले बात कर चुके हैं। 11 जोड़ी टेस्टी सेक होते हैं, तो ये भी कितनी होती है? 11 जोड़ी। ठीक है,
जिनमें हीमोसोलमिक लिक्विड व अमीबीय कणिकाएं पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते अपन एपिडाइडेमिस। क्या है? एपिडेडाइमिस, ठीक है। तो पहली बात होती क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। 11वें खंड में प्रत्येक वास डिफरेंस सिलोमिक आवरण से बाहर निकलकर एक पतली नलिका के रूप में 10वें खंड में पहुंचकर अत्यंत कुंडलित पिंड बना लेती है। अत्यंत कुंडलित क्या बना लेती है? कुंड बना लेती है, और जिसे क्या कहते हैं? एपिडाइडाइमिस। कौन से खंड में? 10वें खंड में। इसको अपन नामांकित यहाँ नहीं कर रखा है। ये वाली जो कुंडली स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है? एपिडाइडाइमिस। इस तरह 10वें खंड में एक जोड़ी एपिडाइडाइमिस पाई जाती है, और ये क्या करती है? स्पर्म का संग्रहण करती है। नेक्स्ट है एक्जाकुलेटरी डक्ट। प्रत्येक एपिडाइडाइमिस के भीतरी किनारे से एक छोटी संकीर्ण नलिका निकलती है, जो कन्वल्सन के समय स्पर्म को एपिडाइडाइमिस में से ले जाती है और एट्रियम में खुल जाती है। नेक्स्ट अंतिम वो है एट्रियम। क्या है? एट्रियम, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिकोष्ठ में परिकोष्ठ संख्या में केवल एक होता है, और ये क्या 9वें तथा 10वें खंड के मध्य पाई जाने वाली पट्टिका पर पाया जाता है। दोनों तरफ की वास डिफरेंस आकर इसमें खुलती है। एट्रियम दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो कहलाता है प्रोस्थेटिक चैम्बर और दूसरा कहलाता है पेनिस सेक। प्रोस्थेटिक चैम्बर और पेनिस सेक, दो भागों में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हिरुडिनेरिया में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो पहली बात, ये केवल 11वें खंड में ही पाया जाता है। कहाँ? केवल 11वें खंड में, वो 11वें से लेकर 22वें खंड तक। और ये कहाँ मिलता है? केवल 11वें खंड में। यहाँ डायग्राम में दोनों है, केवल इस वाले पे आपको फोकस करना है, इस वाले भाग पे, ठीक है। ये फॉलोइंग ऑर्गन से मिलकर बना होता है। सबसे पहला ओविसेक यानी अंडाशय कोष। हिरुडिनेरिया में एक जोड़ी ओविसेक पाए जाते हैं। ये 10वें खंड में आहार नाल के नीचे नर्व कोड के दोनों तरफ स्थित होते हैं। ये नर्व कोड के दोनों तरफ एक जोड़ी, ठीक है, और इनमें सिलोमिक लिक्विड भरा रहता है। प्रत्येक ओविसेक में एक ओवरी पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओवरी। ओवरी एक जोड़ी होती है, और ये धागे समान कुंडलित, कोमल तथा केंद्रित होती है। प्रत्येक ओविसेक के सिलोमिक ध्रुव में तैरते या तैरती हुई रहती है। ओवरी में मुकुलन द्वारा ओवा का निर्माण होता है, ठीक। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है ओविडक्ट। प्रत्येक ओविसेक
के आधार से एक छोटी नलिका निकलती है जो क्या कहलाती है, ओविडक्ट कहलाती है। इस वाली स्ट्रक्चर आधार से, और ये क्या कहलाती है, ओविडक्ट। दोनों तरफ की ओविडक्ट मिलकर संयुक्त ओविडक्ट का निर्माण करती है। जिस स्थान पर दोनों ओविडक्ट परस्पर मिलती है वह स्थान चारों तरफ से एक कोशीय एल्बुमिन ग्रंथियों द्वारा घिरा रहता है, और ये ग्रंथियां संयुक्त क्या कहलाती है, कॉमन ओविडक्ट कहलाती है। और ये क्या कहलाती है, यहाँ डायग्राम में भी लिखा हुआ, कॉमन ओविडक्ट कहलाती है। और कॉमन ओविडक्ट वलयित होकर एस आकार की बनी हुई वेजाइना में खुलती है। लास्ट स्ट्रक्चर है इसकी वेजाइना। ठीक है, ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जो 11वें खंड में मिलती है, और इसमें कॉमन ओविडक्ट खुलती है तथा ये 11वें खंड की अधर सतह पर मादा जनन छिद्र द्वारा खुलती है। अंडाशय में उत्पन्न ओवा या अंडे ओविडक्ट द्वारा वेजाइना में पहुंचाए जाते हैं। रास्ते में इन पर एल्बुमिन ग्रंथियों द्वारा स्थापित एल्बुमिन का आवरण चढ़ाया जाता है। ये अंडे तब तक वेजाइना में संचित किए जाते हैं जब तक निषेचन न हो जाए। वेजाइना में इनका निषेचन होता है तथा निषेचित अंडे कोकून में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अपन पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार और बात कर लेते हैं कि हिरुडिनेरिया क्या है, उभयलिंगी प्राणी है, फिर भी इसमें स्वनिषेचन न होकर क्या होता है, पर निषेचन होता है। जनन काल इसका क्या होता है, मार्च व अप्रैल माना जाता है, और इस समय दो हिरुडिनेरिया एक दूसरे के समीप इस तरह आती है कि दोनों की वेंट्रल सतह आमने सामने होती है तथा एक का अग्र सिरा दूसरे के पश्चिम सिरे की तरफ होता है। इसमें एक का नर जनन छिद्र और दूसरे का मादा जनन छिद्र आमने सामने आता है, और अंडाशय में परिपक्व अंडे अंडवाहिनी द्वारा वेजाइना में आ जाते हैं तथा वेजाइना में उपस्थित स्पर्म द्वारा इन्हें निषेचित कर दिया जाता है। हिरुडिनेरिया में निषेचन आंतरिक प्रकार का इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई फर्टिलाइजेशन की बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कोकून फॉर्मेशन। तो इसको मैंने यहां आपको डायग्राम के द्वारा समझाया है। सबसे पहले बात करते हैं अपन तो कोपुलेशन के पश्चात अप्रैल से मई तक कोकून निर्माण का कार्य होता है। फर्टिलाइजेशन मार्च से अप्रैल तक माना जाता है, और उसके बाद अप्रैल से मई तक किसका निर्माण होता है, कोकून का निर्माण होता है। हिरुडिनेरिया में अस्थायी क्लाइटेलम पाया जाता है। ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, क्लाइटेलम। ठीक है, यहां पे भी ये क्या है, क्लाइटेलम, जो कौन से 9वें से 11वें खंड तक होता है। कोपुलेशन की क्रिया के पश्चात क्लाइटेलम ग्रंथियां उत्तेजित होकर कोकून का स्त्रावण करती है। ये कोकून, ठीक है, शुरू में कोकून स्नो की तरह सफेद होता है। ये वाली बर्फ की तरह क्या होता है, सफेद रंग का होता है।
इसको एक बार मिटा देते हैं। ये जो शुरू में जो कोकून होता है वो क्या होता है, बर्फ की तरह सफ़ेद होता है। ठीक, परंतु बाद में सूख कर क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। कोकून क्लाइटेलम रीजन में, क्लाइटेलम रीजन ये है, इसके अपन बात कर चुके हैं, और ये है कोकून। क्लाइटेलम रीजन में चारों तरफ स्रावित होता है, कर ही चुके हैं इस बार। अब इसमें क्लाइटेलम में उपस्थित एल्ब्यूमिन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित एल्ब्यूमिन द्रव व वेजाइना द्वारा निषेचित अंडे इसमें रख दिए जाते हैं। निषेचित अंडे कहाँ रख दिए जाते हैं, इस कोकून के अंदर। ठीक है, अब कोकून अपने आप को पीछे खींचता है, जिससे जोंक के अग्र सिरे की तरफ से कोकून बाहर उतार दिया जाता है। यह ध्यान में रखने वाली बात कि अग्र सिरे द्वारा बाहर उतार दिया जाता है। अग्र सिरे पर उपस्थित प्रोस्टोमल ग्लैंड, अग्र सिरे पर कौन सी ग्रंथियां हैं, प्रोस्टोमल ग्लैंड। ठीक है, दो पोलर प्लग्स का स्रावण करती है। दो पोलर प्लग्स आपको दिख रहे होंगे, एक ये, सॉरी, दो पोलर प्लग्स, एक ये, यहां भी आपको इधर भी दो पोलर प्लग्स का स्रावण करती है। डायग्राम में भी बता रखा है पोलर प्लग्स। संपूर्ण कोकून 6 घंटे में बन जाता है। ठीक है, प्रत्येक कोकून की पतली भित्ति झिल्ली समान होती है। कोकून का पूरा निर्माण हो जाने पर इसे जल में विसर्जित कर दिया जाता है। प्रत्येक कोकून में 1 से 24 भ्रूण का विकास होता है। लगभग 15 दिनों में परिवर्धन पूरा हो जाता है। कोकून में भरा एल्ब्यूमिन लिक्विड पोषक पदार्थ का कार्य करता है। इसके विकास में लार्वा अवस्था नहीं होती, यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। पूर्ण विकास हो जाने पर कोकून के प्लग गिर जाते हैं तथा शिशु हिरुडिनेरिया कोकून से बाहर निकलकर स्वतंत्र जीवन व्यापन करने लगती है। अंत में ये प्लग्स गिर जाते हैं। तो पहली बात, यहां 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी। पहली बात कि जोंक अपने शरीर को पीछे खींचता है, जिससे क्या होता है कि कोकून अग्र सिरे से बाहर निकलता है। और अग्र सिरे पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, प्रोस्टोमल ग्लैंड्स पाई जाती है, जो पोलर प्लग्स का स्रावण करती है। और संपूर्ण कोकून 6 घंटे में बन जाता है। एक कोकून में 1 से 24 भ्रूण का विकास होता है। 15 दिन परिवर्धन काल माना जाता है। एल्ब्यूमिन लिक्विड इसमें पोषण का कार्य करता है और लार्वा अवस्था इनमें नहीं पाई जाती। पूर्ण विकास होने पर पोलर प्लग गिर जाते हैं और शिशु कोकून बाहर निकल जाते हैं और स्वतंत्र जीवन व्यापन करने लगते हैं। इस तरीके से हिरुडिनेरिया में जनन की प्रोसेस संपन्न होती है। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।